तो दोस्तों लास्ट वीडियो में डिस्कस किया हुआ था कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री एनर्जी के बारे में, उसी के साथ साथ जो एक्जागोनिक एंटागोनिक रिएक्शन देखी हुई थी। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले एनर्जी रिच कंपाउंड के बारे में, जो कि बायो एनर्जेटिक्स बायोकेमिस्ट्री बी फार्मा सेकंड सेमेस्टर का टॉपिक है। तो ठीक है, तो इस यूनिट में अपन देखेंगे जो अपना एनर्जी रिच कंपाउंड होता है क्या होते हैं और इनका क्लासिफिकेशन क्या होता है और इन्हें किस तरीके से अपन क्लासीफाई कर सकते हैं वो अपन देख रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखते हैं कि अपना जो एनर्जी रिच कंपाउंड होते क्या है। तो देखो अपनी बॉडी में क्या होता है कि बहुत सारे जो है ऐसे कंपाउंड पाए जाते हैं, ठीक है, जिनमें क्या होता है एनर्जी होती है, क्योंकि अपनी बॉडी को जो है क्या चाहिए पड़ता है, एनर्जी चाहिए पड़ती है। जो अपनी मेटाबॉलिक और बायोलॉजिकल रिएक्शन होती हैं तो उनके लिए जो है एनर्जी चाहिए पड़ती है। और तुमने देखा होगा कि जैसे क्या होता है बहुत सारे, जैसे अपने ग्लूकोज का एग्जांपल देखा हुआ था, तो अपने देखा था कि जो ग्लूकोज रहता है वो क्या होता है, जब उसकी जो अपनी बॉडी के अंदर जो उसकी जो बायोलॉजिकल रिएक्शन होती है, बायोकेमिकल रिएक्शन होती है, तो उसमें क्या होता है कार्बन और H2 में टूट जाता है, तो वहां पर एनर्जी रिलीज होती है। तो ऐसे वो अपना ग्लूकोज क्या हो गया, एक एनर्जी रिच कंपाउंड हो गया, मतलब जिसको डिसोसिएशन के बाद या हाइड्रोलाइसिस के बाद क्या होता है कि एनर्जी टूटती है, तो वो क्या है एक एनर्जी रिच कंपाउंड है। तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है कि ऑर्गेनिज्म रिक्वायर्ड हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी फॉर देयर मेटाबॉलिक एंड बायोलॉजिकल एक्टिविटी। ऑर्गेनिज्म यानी कि जो हमारी जो बॉडी होती है, ठीक है, उसमें क्या रहता है जो मेटाबॉलिक और बायोलॉजिकल एक्टिविटी करने के लिए अपन को क्या रहती है एनर्जी की रिक्वायर्ड रहती है। तो वही लिखा है कि इन आवर बॉडी देयर आर मेनी कंपाउंड, यानी कि अपनी बॉडी में बहुत सारे कंपाउंड हैं विच रिलीज द एनर्जी आफ्टर डिसोसिएशन। यहाँ पर डिसोसिएशन का मतलब होता है टूटने के बाद, यानी अपनी बॉडी में ऐसे बहुत सारे कंपाउंड हैं जो आफ्टर डिसोसिएशन एंड आफ्टर हाइड्रोलाइसिस और डिसोसिएशन का वो कनेक्शन वही है कि ये जो कंपाउंड होते हैं अपनी बॉडी में वो टूटने के बाद क्या कहते हैं एनर्जी को रिलीज करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं अपन एनर्जी रिच कंपाउंड। ठीक है, ऐसे कंपाउंड जो हाइड्रोलाइसिस और डिसोसिएशन के बाद जो क्या कहते हैं एनर्जी को रिलीज करते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं अपन एनर्जी रिच कंपाउंड कहते हैं। ठीक है, तो एनर्जी रिच कंपाउंड लाइक फॉस्फेट एंड एनहाइड्राइड रिलीज हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी आफ्टर हाइड्रोलाइसिस। कुछ एनर्जी रिच कंपाउंड है जैसे फॉस्फेट हो गया, एनहाइड्राइड हो गया, ये क्या रहती है एनर्जी को कॉन्टेंट की रहती है, इमिट की रहते हैं। तो जब अपन इनका हाइड्रोलाइसिस करते हैं या डिसोसिएशन करते हैं, जब ये टूटते हैं तो ये क्या करते हैं एनर्जी को रिलीज करते हैं। तो ये क्या है एनर्जी रिच कंपाउंड के एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ये डेफिनेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट और एग्जाम में आपको इसको जरूर लिखना है। ठीक है, सबसे पहले देखो कि जो कंपाउंड जो रहती है अपने बायोलॉजिकल सिस्टम में, ठीक है, वो हाइड्रोलाइसिस के बाद यील्ड का मतलब होता है प्राप्त करते हैं। ठीक है, फ्री एनर्जी, फ्री अपन ने एनर्जी देखा था गिब्स फ्री एनर्जी, वो क्या थी डेल्टा जी थी, फ्री एनर्जी इक्वल टू द ग्रेटर देन ऑफ एटीपी। ठीक है, यानी कि एटीपी से ज्यादा या उसकी इक्वल जो फ्री एनर्जी को कॉन्टेंट कहते हैं कंपाउंड बायोलॉजिकल सिस्टम में हाइड्रोलाइसिस के बाद, तो उसे क्या कहते हैं एनर्जी रिच कंपाउंड कहते हैं। जब जो अपना एटीपी होता है इसकी जो फ्री एनर्जी कितनी होती है डेल्टा जी इक्वल टू -7.3 किलो कैलोरी पर मोल। ठीक है, क्या है एटीपी की जो है एनर्जी है, ठीक है, गिब्स फ्री एनर्जी है। ओके, ठीक है, तो कंपाउंड दैट यील्ड एनर्जी लेस देन -0.3 किलो कैलोरी पर मोल, तो उसे क्या कहते हैं, यानी कि जो ऐसे कंपाउंड जो एटीपी की जो गिब्स फ्री एनर्जी होती है उससे कम अगर एनर्जी कंटेंट रहते हैं तो उसे क्या कहते हैं लो एनर्जी रिच कंपाउंड। अगर इससे ज्यादा या इसके इक्वल अगर एनर्जी कंटेंट रहते हैं तो उसे क्या कहते हैं हाई एनर्जी रिच कंपाउंड कहते हैं। देखो अपनी बॉडी में क्या रहता है, अपनी बॉडी में जितने भी मोस्ट ऑफ द हाई एनर्जी कंपाउंड पाए जाते हैं उनमें क्या पाया जाता है फॉस्फेट ग्रुप पाया जाता है। बस बहुत ही कम लेस क्वांटिटी में कुछ ऐसे कंपाउंड भी हैं जिनमें फॉस्फेट ग्रुप नहीं पाया जाता है, जैसे कि जो है एसिटाइल कोएंजाइम। यहाँ पर एक्सेप्ट लिखा है, एक्सेप्ट का मतलब होता है अपवाद। ठीक है, तो अपवाद क्या है एसिटाइल कोएंजाइम है और एसाइल कोएंजाइम है। ठीक है, ये क्या होते हैं कुछ ऐसे हाई एनर्जी रिच कंपाउंड होते हैं जो क्या कहते हैं जो डिसोसिएशन और हाइड्रोलाइसिस के बाद एनर्जी तो रिलीज करते हैं, लेकिन इनमें जो फॉस्फेट ग्रुप ना पाया जाके इसमें क्या पाया जाता है ईस्टर ग्रुप पाया जाता है। ठीक है, कौन सा ग्रुप पाया जाता है ईस्टर ग्रुप पाया जाता है और इसमें फॉस्फेट ग्रुप नहीं पाया जाता है। तो ऐसे लेकिन जो अधिकांश अपनी बॉडी में जो कंपाउंड पाए जाते हैं ना, तो उनमें क्या रहता है फॉस्फेट ग्रुप कॉन्टेंट रहता है, फॉस्फेट वन पाया जाता है, लेकिन सिर्फ एसिटाइल कोएंजाइम और एसाइल कोएंजाइम में कुछ एक्सेप्ट होते हैं अपवाद होते हैं जिनमें क्या रहता है ईस्टर ग्रुप रहता है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि ईस्टर ग्रुप ही रहे, कुछ में क्या रहता है एनहाइड्राइड ग्रुप भी रहता है। ठीक है, तो उन्हें भी अपन क्या कहते हैं हाई एनर्जी फॉस्फेट कहते हैं किनको जिनमें फॉस्फेट ग्रुप पाया जाता है। जिनमें फॉस्फेट ग्रुप नहीं पाया जाता है उन्हें नहीं कहते, जिनमें फॉस्फेट ग्रुप पाया जाता है तो उन्हें क्या कहते हैं हाई एनर्जी फॉस्फेट कंपाउंड कहते हैं। ठीक है, अब जो अपना जो क्लासिफिकेशन होता है हाई एनर्जी रिच कंपाउंड का, ठीक है, या एनर्जी रिच कंपाउंड का, ठीक है, वो अपन देखते हैं। तो सबसे पहले जो अपने एनर्जी रिच कंपाउंड होते हैं इनको 5 तरीके से क्लासिफाई किया गया है। ठीक है, पायरोफॉस्फेट, इनॉल फॉस्फेट, एसाइल फॉस्फेट और थायोल फॉस्फेट, सॉरी यहाँ पर थायोल ईस्टर लिखना है। ठीक है, क्या है थायोल ईस्टर और ग्वानिडो फॉस्फेट, या इसको अपन फॉस्फोजेंस भी बोलते हैं।
तो इनके बारे में अपन क्रम से डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पर थोड़ा थोड़ा देख लो। यहाँ पर पायरोफॉस्फेट है, मतलब जो है इसमें क्या होगा कि पायरोफॉस्फेट में मतलब दो फॉस्फेट ग्रुप है वो कॉन्टेंट रहेंगे। एनोल फॉस्फेट ग्रुप में देखो नाम से समझ में आ रहा है कि इसमें एनोल यानी कि एनोल ग्रुप फॉस्फेट ग्रुप से जुड़ा होगा। ऐसी जो एसाइल फॉस्फेट होता है इसमें एसाइल ग्रुप फॉस्फेट ग्रुप से जुड़ा होगा। और जो थायो ईस्टर होता है इसमें क्या रहेगा, जो अपना थायो ग्रुप होता है ना वो ईस्टर यानी कि एस के साथ जुड़ा होगा। और जो ग्वानिडो फॉस्फेट रहता है जिसको अपन फॉस्फोजेंस भी बोलते हैं, तो इसमें जो ग्वानिडो ग्रुप रहता है वो फॉस्फेट से जुड़ा रहेगा। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर तुम देख रहे हो तो इसमें भी फॉस्फेट है, इसमें भी फॉस्फेट है, इसमें भी फॉस्फेट है, इसमें भी फॉस्फेट है। मतलब मोस्ट ऑफ द जो हाई एनर्जी रिच कंपाउंड होते हैं उनमें क्या रहता है, फॉस्फेट रहता है, बट बहुत ही कम लेस क्वांटिटी में। जैसे कि अपना जो थायो ईस्टर है तो उसमें क्या रहता है, फॉस्फेट ग्रुप नहीं रहता है। तो उसे अपन क्या कहते हैं, जैसे ये जो अपने जो जिनमें फॉस्फेट ग्रुप रहता है तो उन्हें क्या रहते हैं, हाई एनर्जी फॉस्फेट कंपाउंड कहते हैं। ठीक है, तो अपन ने देखा था अभी जो अपना जो एसिटाइल कोएंजाइम होता है उसमें फॉस्फेट ग्रुप नहीं पाया जाता, तो वो क्या है, थायो ईस्टर का ही एक एग्जाम्पल है। ठीक है, जैसे कि एसिटाइल कोएंजाइम हो गया, एसाइल कोएंजाइम हो गया, तो वो क्या आ जाते हैं, थायो ईस्टर में आ जाते हैं। तो जैसे कि अभी मैंने बताया कि जो अपना पायरोफॉस्फेट जो हाई एनर्जी कंपाउंड होते हैं उनमें क्या रहता है, दो पायरो फॉस्फेट ग्रुप पाए जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर पीपी है तो ये क्या है, दो पायरोफॉस्फेट ग्रुप है जो कि इसमें पाए जाते हैं। इसके एग्जांपल क्या है, जैसे कि अपना एटीपी हो गया, पायरोफॉस्फेट हो गया, ये क्या है, जो है पायरोफॉस्फेट के एग्जांपल है। ठीक है, तो इनमें जो अपना जो बॉन्ड रहता है, ठीक है, वो कौन सा बॉन्ड पाया जाता है, एसिड एनहाइड्रेट बॉन्ड पाया जाता है। ठीक है, अपने जो पायरोफॉस्फेट जो कंपाउंड होते हैं उनके बीच। ठीक है, तो इसमें क्या रहता है, जो बॉन्ड रहता है कैसे फॉर्म होता है वो अपन देखते हैं कि सबसे पहले जो बॉन्ड रहता है जो अपने जो फास्फोरिक एसिड रहता है यानी कि H3PO3 उनके बीच में पाया जाता है। और जो अपना जो एसिड ग्रुप रहता है, एसिड ग्रुप कौन सा, अभी यहाँ पर अपन ने देखा कि H3PO3 कौन सा ग्रुप है, फास्फोरिक एसिड जो ग्रुप है, इसके कॉन्डेंसेशन क्या है, एक प्रोसेस है। तो कॉन्डेंसेशन होने के बाद, ठीक है, कॉन्डेंसेशन होने के बाद जो फास्फोरिक एसिड के जो दो मोल है, ठीक है, उनके बीच क्या होगा कि अपन के बीच एक बॉन्ड फॉर्म होगा जिसको अपन क्या कहेंगे, एसिड एनहाइड्राइड बॉन्ड कहेंगे। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है कि अब जो अपन दूसरा देखते हैं वो है एनोल फॉस्फेट। तो एनोल फॉस्फेट में क्या रहता है, देखो इसमें क्या रहता है, एनोल फॉस्फेट नाम से समझ में आ रहा है कि इसमें क्या है, एक एनोल ग्रुप है, एक फॉस्फेट ग्रुप है। ठीक है, तो इसमें क्या है, जैसे एक एनोल ग्रुप है तो फॉस्फेट ग्रुप है, तो अपना जो पी हो गया ये क्या है, एक फॉस्फेट ग्रुप है। तो इसको अपन दबा लेते हैं तो ये जो ग्रुप दिख रहा है कौन सा है, एक एनोल ग्रुप है। मतलब जो फॉस्फेट ग्रुप रहता है वो एनोल ग्रुप से क्या रहता है, कॉन्टेंट रहता है। और यहाँ पर जो बॉन्ड पाया जाता है वो कौन सा बॉन्ड है, एनोल फॉस्फेट बॉन्ड है। ठीक है, तो ये बॉन्ड क्या है, जो फॉस्फेट जो कैसे फॉर्म होगा, जैसे जब फॉस्फेट ग्रुप होगा वो अटैच्ड होगा जो अपना हाइड्रोक्साइल ग्रुप है, तो उसके बाद क्या होगा कि अपन जो है एनोल फॉस्फेट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। और जो यहाँ पर जो है 61 किलो जूल प्रति मोल जो है एनर्जी रिलीज होगी। अपना जो तीसरा दिया गया है वो एसाइल फॉस्फेट। तो इसमें क्या रहता है, जो अपना एसाइल ग्रुप रहता है वो फॉस्फेट ग्रुप के साथ जो बाइंड रहता है। कैसे, कि अपना जो पी है वो फॉस्फेट ग्रुप है और यहाँ पर ये जो ग्रुप दिख रहा है कौन सा है, जो एसाइल ग्रुप है। ठीक है, तो इसके एग्जांपल क्या है, जैसे 1,3 बाई फॉस्फेट ग्लिसरेट, ठीक है, कार्बोमाइल फॉस्फेट, ये क्या है, जो अपने एसाइल फॉस्फेट है और उसके कुछ हाई एनर्जी कंपाउंड के क्या है, एग्जांपल है। ठीक है, तो इसमें क्या रहेगा, इसमें जो बॉन्ड फॉर्म होता है जब कार्बोक्सिलिक एसिड रहता है वो फॉस्फेट ग्रुप से रिएक्शन करता है, यानी कि हाइड्रोलाइसिस की रिएक्शन होती है। तो क्या रहता है कि अपना जो है एसाइल फॉस्फेट जो बॉन्ड मतलब जो बॉन्ड फॉर्म हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर जो आपने देखा था कि जो अपना जो कार्बोक्सिलिक एसिड रहता है तो उसका एग्जाम्पल मतलब उसका जो फॉर्मूला क्या रहता है, वो रहता है कि COOH। तो जब उससे फॉस्फेट ग्रुप जो उससे रिएक्ट करेगा तो उससे क्या होगा कि जो अपना H जो है वो हट जाता है। ठीक है, हाइड्रोलाइसिस हो रहा है तो हट जाएगा। और क्या होगा, जब फॉस्फेट ग्रुप रहता है वो जुड़ जाता है तो अपना जो क्या रहता है, एसाइल फॉस्फेट बॉन्ड का फॉर्मेशन वहां पर हो जाता है। ठीक है, अब अपना जो चौथा दिया गया है वो थायो ईस्टर। ठीक है, जिसको अपन थायो ईस्टर के जो थायोल ईस्टर या थायो ईस्टर के नाम से भी जानते हैं। तो ये कुछ एक ऐसा कंपाउंड है कि जिसमें क्या रहता है, फॉस्फेट ग्रुप कंटेंट नहीं रहता है। ओनली एक ऐसा ही कंपाउंड है, सिर्फ यही अकेला है जिसमें क्या रहता है कि जो फॉस्फेट ग्रुप कंटेंट नहीं रहता है। उसमें क्या रहता है, जो अपना जो थायो ग्रुप होता है वो क्या रहता है, जो ईस्टर ग्रुप के साथ कनेक्ट रहता है। जैसे कि अपन यहाँ पर आपने ये देखा तो अपन यहाँ पर देख लेते हो, जो अपना जो थायो ग्रुप है, ठीक है, सॉरी ये एस है, ये क्या है, थायो ग्रुप है। और बाकी ये जो दिख रहा है क्या है, ईस्टर है। तो यहाँ पर जो ईस्टर ग्रुप क्या है, जो थायो ग्रुप से क्या है, कनेक्ट है, मतलब थायो ग्रुप ईस्टर ग्रुप से कनेक्ट है। तो उसके एग्जांपल क्या है, एग्जांपल जैसे कि एसिटाइल कोएंजाइम, एसाइल कोएंजाइम में क्या है, जो थायो ईस्टर जो मतलब बॉन्ड रहता है, ठीक है, या हाई एनर्जी कंपाउंड रहता है, ठीक है, उसका एग्जांपल है। ठीक है, तो हियर एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड आर एब्सेंट। तो वही लिखा हुआ है कि इसमें क्या रहता है, फॉस्फेट बॉन्ड एब्सेंट रहता है। बट इसमें जो ईस्टर बॉन्ड रहता है, हाई एनर्जी थायो ईस्टर बॉन्ड क्या रहता है, इसमें प्रेजेंट रहता है। और थायो ईस्टर बॉन्ड का इसका फॉर्मेशन कब होता है, कि जब जो थायोल ग्रुप है वो कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है, तो क्या होता है, अपना जो थायो ईस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है।
देखो अपना जो फॉस्फेट है हाई एनर्जी कंपाउंड, इसमें क्या रहता है कि इसको अपन जो फॉस्फोजेंस नाम से भी जानते हैं। तो देखो इसमें नाम से समझ में आ रहा है कि इसमें जो ग्वानिडो ग्रुप है वो फॉस्फेट ग्रुप से अटैच रहता है। तो अपना ग्वानिडो ग्रुप क्या है, अपना जो ए वाला क्या है ग्वानिडो ग्रुप है, और ये अपना फॉस्फेट ग्रुप है। इसके बीच जो यहाँ पर जो बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है वो कौन सा बॉन्ड है, ग्वानिडो फॉस्फेट बॉन्ड है। ठीक है, तो इसमें क्या रहता है कि बॉन्ड का फॉर्मेशन कब होता है कि जब अपना जो फॉस्फेट ग्रुप रहता है वो ग्वानिडो ग्रुप से अटैच्ड होगा, तो वहां पर क्या है ग्वानिडो फॉस्फेट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। इसके एग्जांपल जैसे फॉस्फो आर्जिनाइन और फॉस्फोक्रिएटिनाइन क्या है, जो अपने ग्वानिडो फॉस्फेट टाइप का जो हाई एनर्जी कंपाउंड होते हैं, ठीक है, उसका एग्जांपल है।